करेंगे चालू। एक बार याद दिला दो कि क्या कल अपन ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। शुरुआत में बेसिकली हम लोगों ने एलएलपी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, राइट। जैसे जैसे हम लोग आगे गए हमको एक चीज़ पता चला कि जो एलएलपी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो हाइब्रिड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। जैसे जैसे हम लोग आगे गए हमको इतना पता चला है कि ये जो हाइब्रिड वर्जन बना है ये किसको मिक्स करके बना है, कंपनी और पार्टनरशिप को मिक्स करके बना हुआ है। जैसे जैसे हम लोग आगे गए हम लोगों ने इतना तो अपने दिमाग में क्लैरिटी ला लिया कि बॉस क्योंकि ये हाइब्रिड वर्जन है, कंपनी का भी एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, पार्टनरशिप का भी एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। दोनों के एलिमेंट प्रेजेंट होने के बावजूद जो स्पेसिफिक लॉ है, कंपनी का कंपनी लॉ इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है एंड पार्टनरशिप का पार्टनरशिप लॉ इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। LLP इज गवर्नड बाय इट्स ओन एक्ट, राइट। इसका खुद का एक्ट कौन सा है, LLP एक्ट 2008 है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे गए हम लोगों ने थोड़ा सा की डेफिनेशंस के अंदर सबसे पहला डेफिनेशन डिस्कशन किया था अबाउट बॉडी कॉर्पोरेट। कौन सा सेक्शन था, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी। अच्छा, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल पे मैं आपके साथ बात करता हूँ तो बॉडी कॉर्पोरेट का जो डेफिनेशन है उसके 3 हिस्से हैं, राइट। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, इसके 3 अलग अलग कैटेगरीज है। पहला हिस्सा जो है वो किसकी बात करता है, मीन्स की। दूसरा हिस्सा जो है वो इंक्लूजन की बात करता है। तीसरा हिस्सा जो है वो एक्सक्लूजन की बात करता है। अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर क्या क्या मीन्स है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, इट मीन्स अ कंपनी, विच कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। अच्छा, क्या क्या इसके अंदर इंक्लूडेड है, सबसे पहले तो LLP, जो भी LLP इंडिया के LLP एक्ट के तहत फॉर्म की गई है उसको हम लोगों ने इस बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन के अंदर रखा हुआ है। सेकेंड, वो LLP जो फॉरेन कंट्री में इनकॉर्पोरेट हुई है उसको भी हम लोगों ने बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन के अंदर रखा है। तीसरा, वो कंपनी जो फॉरेन के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है उसको भी हम लोगों ने बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन के अंदर रखा हुआ है, राइट। जैसे जैसे हम लोग आगे गए हम लोगों ने देखा कि 3 एक्सक्लूजन्स भी है इसके अंदर। सबसे पहला एक्सक्लूजन क्या है, विच इज द फर्स्ट एक्सक्लूजन, कॉर्पोरेशन सोल। सेकेंड एक्सक्लूजन क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक लॉ भी है, स्टेट वाइज भी है, सेंट्रल लेवल पे भी है। तीसरा एक्सक्लूजन क्या है, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, जिसको बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट बाहर निकालना चाहता है, बड़ी खुशी से उसको निकाल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। जैसे जैसे हम लोग आगे गए हम लोगों ने सेकेंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ा था, दैट वाज बेसिकली रिलेटेड टू स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का सेक्शन रेफरेंस कौन सा था, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 टी। अच्छा, कितने क्राइटेरिया से अगर आपके LLP को स्मॉल LLP में कैटेगरी करना है तो दोनों में से कोई भी एक फुलफिल होगा तो चलेगा क्या, नहीं, दोनों के दोनों फुलफिल होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया जो है वो किसका है, कंट्रीब्यूशन का। दूसरा क्राइटेरिया जो है वो किसका है, टर्नओवर का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर मींस सेल्स, ठीक है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन का लिमिट कितना बताया है, 25 लाख से आपको ज़्यादा नहीं जाना है, जो करंट लिमिट अपने को बताया हुआ है। हालांकि अगर मैं आपके साथ टर्नओवर की लिमिट की बात करता हूँ तो कितना लिमिट बताया हुआ है यहाँ पे, 40 लाख से आप नहीं आगे नहीं जाना है। एंड इन दोनों के अंदर एंड लिखा है, यानी दोनों लिमिट आपका साथ ही साथ साइमल्टेनियसली फुलफिल होना चाहिए, राइट। थोड़ा सा और आगे गए तो हम लोगों ने थोड़ा सा LLP एग्रीमेंट के बारे में चीज़ें डिस्कस की थी। व्हाट इज एन LLP एग्रीमेंट, इट इज़ एन एग्रीमेंट जिसके अंदर आप क्या करते हो, सारे के सारे पार्टनर्स के, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के LLP के प्रति क्या ड्यूटीज़ है, क्या राइट्स है, वो सारे के सारे का हम लोग उसके अंदर रेफरेंस देते हैं। क्या LLP को हमेशा राइटिंग फॉर्म में रखना है क्या, यस, ये उनके डेफिनेशन के अंदर ही बताया हुआ है कि आपका जो LLP का एग्रीमेंट होगा ये हमेशा राइटिंग में होगा। और इसको हम लोग हमेशा किसके पास सबमिट करेंगे, ROC के पास सबमिट करेंगे। कितने दिन के अंदर सबमिट करेंगे, 30 डेज के अंदर सबमिट करेंगे। 30 डेज ऑफ व्हाट, जब भी आपकी LLP फॉर्म हो जाएगी, जब भी आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, कौन से फॉर्म में अपने को LLP के पास फाइल करना है, फॉर्म 3। ये एक अपने दिमाग में बात बना के चलो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा जैसे हम और आगे गए हम लोगों ने फॉरेन LLP के बारे में भी चीज़ें डिस्कस की थी। व्हाट इज़ फॉरेन LLP, वो LLP जो इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है, आउटसाइड इंडिया, लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है, इन इंडिया। अच्छा, प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो कैसे हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, वर्चुअली भी हो सकता है। तो इधर कंडीशंस आपका कोई भी अगर फुलफिल होता है तो आप उसको फॉरेन LLP के डेफिनेशन के अंदर डालोगे एंड जो भी कंप्लायंसेस है वो आपको रिस्पेक्टिव करना पड़ेगा, ठीक है। आज हम लोग मेजॉरिटी किसके ऊपर फोकस करेंगे ना, थोड़े से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि LLP के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है।
कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के बाद हम लोग थोड़ा सा पार्टनर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और अगर हमको टाइम परमिट करता है तो बेसिकली हम लोग इनकॉर्पोरेशन का पूरा प्रोसेस आज समझ के लेते हैं। जैसे भी टाइम परमिट करता है उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर सबसे पहली चीज़ देखो, ये लोग अपने को क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे उन्होंने बताया है अपने को बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में। कौन सा बॉडी कॉर्पोरेट का सेक्शन है, सेक्शन नंबर बता सकते हो क्या? सेक्शन 2 सब सेक्शन सब क्लॉज, चल बाबा, क्लॉज, ठीक। अच्छा, इसके हिसाब से कहना है इसे इंडियन एलएलपी है वो भी इंक्लूड हो जाएगी, फॉरेन एलएलपी है इंक्लूड हो जाएगी, इंडियन कंपनी है इंक्लूड हो जाएगी, फॉरेन कंपनी है इंक्लूड हो जाएगी। सो बेसिकली एलएलपी एक ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन के अंदर डाल के रखा है। सेकंड चीज देखो, यहाँ पे इन लोगों ने अपने को क्लियर कट क्या बताया, परपेचुअल सक्सेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेचुअल सक्सेशन? कि आपके पार्टनर्स रहे ना रहे, आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स रहे ना रहे, आपका जो बिजनेस है वो हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूएशन में रहेगा। ये चीज़ बेसिकली हम लोगों ने कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी देखा था। एंड कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत जीता जागता, बहुत कॉमन, बहुत फेमस एग्जांपल है, रिलायंस का देख सकते हैं, टाटास का देख सकते हैं, जहाँ के इनके जो फाउंडर ओनर्स है वो आज के तारीख में नहीं है, लेकिन आज भी इनका बिजनेस बेसिकली चलता रहता है। ये चीज़ अपने को एक समझ के लेना है, ठीक है। अच्छा, तीसरा चीज देखो, ये लोग अपने को क्या बता रहे हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी करके बता रहे हैं। व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी? बताओगे क्या इसका मतलब क्या क्या होता है? कहना है सेपरेट लीगल एंटिटी का सबसे पहला पर्पस यहाँ पे ये होता है कि आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स और पार्टनर से आपको एक अलग पहचान है। आप इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हो, इंडिपेंडेंटली बेसिकली आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो, इंडिपेंडेंटली बेसिकली आप क्या कर सकते हो, एक अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, इंडिपेंडेंटली बेसिकली आप किसी को सू कर सकते हो या अपने नाम पे केस फाइल करवा सकते हो, इंडिपेंडेंटली बेसिकली आप कोई भी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा आप जो चाहे इंडिपेंडेंटली आप कर सकते हो, आपको अपने स्पेसिफिकली पार्टनर्स या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज व्हाट द सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं वैसे वैसे अपने को समझ में आ रहा है म्यूचुअल एजेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल एजेंसी? अगर थोड़ा सा पार्टनरशिप लॉ के पर्सपेक्टिव से हम लोग देखते हैं तो पार्टनरशिप के अंदर यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन बहुत ज़्यादा क्या है, कॉमन है। म्यूचुअल एजेंसी कॉमन होने के पीछे का पर्पस यहाँ पे क्या होता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट करके कंसीडर किया जाता है। यानी अगर मैं आप सबका पार्टनर हूँ तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली मैं जब बात कर रहा हूँ तो मैं खुद के कैपेसिटी में एज अ प्रिंसिपल बन के बात कर रहा हूँ और आप सबके कैपेसिटी में एज अ एजेंट बन के बात कर रहा हूँ। लेकिन जब हम लोग एलएलपी की बात करते हैं सो वी एज अ पार्टनर्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू एलएलपी। हमारा जो भी म्यूचुअल राइट्स है, जो भी है लाइबिलिटी है, वो टुवर्ड्स एलएलपी है, नॉट टुवर्ड्स ईच अदर है। ये अपने को थोड़ा सा खाली ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे जैसे अपन आगे गए हम लोगों ने कॉमन सील के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन सील? स्टैम्प है ना, ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। ये अपन ने डिस्कस किया हुआ है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा बेसिकली यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी का भी एक फंडा दिया हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी? हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस किया था कि जब भी आप अपने एलएलपी को फॉर्म कर रहे हो, एलएलपी को फॉर्म करने से पहले बेसिकली आप क्या करते हो, एलएलपी या कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने से पहले आप डिसाइड कर लेते हो कि मेरी लाइबिलिटी इसके अंदर कितनी होगी। हालांकि जब भी आपकी एलएलपी लॉसेस में जाएगी तो आपका बेसिकली लाइबिलिटी वहाँ पे उतना बनेगा जितना आपने डिसाइड किया है। आपने डिसाइड किया है कि मेरा एलएलपी यहाँ पे मेरा लाइबिलिटी यहाँ पे 1 लाख रुपए का है एंड आपके फर्म का लॉसेस यहाँ पे 1 करोड़ का होता है, तो भी बेसिकली आप सिर्फ 1 लाख रुपए तक का कंट्रीब्यूट करेंगे, उससे ज़्यादा आपको 1 रुपया भी कंट्रीब्यूट नहीं करना है। दिस इज वाई इट इज सेड कि बेसिकली इट इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं आपके साथ प्रैक्टिकल लेवल पे बात करता हूँ, बॉडी कॉर्पोरेट की बात करता हूँ तो ये फीचर हम लोगों ने कंपनी में से उठाया है। परपेचुअल सक्सेशन की बात करता हूँ तो कंपनी में से उठाया है। सेपरेट लीगल की बात करता हूँ तो कंपनी में से उठाया है। म्यूचुअल एजेंसी की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ तो पार्टनरशिप में से उठाया है। कॉमन सील की बात करते हैं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की बात करते हैं तो ये दोनों कंपनी में से उठाया है। लिमिटेड लाइबिलिटी की बात करते हैं तो कंपनी में से उठाया है। अग्रीमेंट की अगर मैं आपके साथ यहाँ पे बात करता हूँ तो पार्टनरशिप में से उठाया है। बिजनेस करना है सिर्फ प्रॉफिट पर्पस के लिए, ये भी अपन ने पार्टनरशिप में से उठाया है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिकली देखा था कि आप चैरिटेबल पर्पस के लिए कंपनी जरूर बना सकते हो, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एंड एलएलपी के लिए देयर इज अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया कि आपका मेन मोटिव प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। अगर आपका मेन मोटिव प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं तो आप बेसिकली अपनी एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कर ही नहीं सकते हो। ये चीज़ अपने एक दिमाग में बिठा दो। इज एवरीथिंग क्लियर? अपन ने क्या डिस्कस किया है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ एक समझ के चलो, एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है, एलएलपी एग्रीमेंट का क्या क्या कंटेंट है, एलएलपी एग्रीमेंट के साथ कैसे डील करना है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया है, तो दोबारा से यहाँ पे डिस्कस करके हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, राइट।
एक बार दिला दोगे कि यार व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एलएलपी? फर्स्ट इज बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कौन से सेक्शन के अंदर ये ट्रिगर हो रहा है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड यहाँ पे क्या है? सेकेंड कैरेक्टर परपेचुअल सक्सेशन, आप रहो ना रहो आपके बाद भी बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरा हम लोगों ने जो डिस्कस किया था दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा, किससे सेपरेट करना है आपने को? किससे सेपरेट करना है? पार्टनर से सेपरेट करना है। ये थोड़ा सा सेपरेट लीगल एंटिटी को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक यहाँ पे डायग्राम बना के देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो यहाँ पे मेरा एलएलपी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इस एलएलपी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी बंदा अपने को कंट्रीब्यूशन देता है, कैपिटल के फॉर्म में पैसा देता है, हम लोग उसको किस नाम से जानते हैं? हम लोग बेसिकली उसको पार्टनर्स के नाम से जानते हैं। जो भी बंदा ये पैसा अपने बिजनेस के अंदर देगा, यानी पैसा प्लस एलएलपी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को मैनेज करने का जो काम है वो बेसिकली यहाँ पे किसके हाथ में है? मैनेज करने का काम यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास है। ये चीज़ अपने दिमाग के अंदर बिठा दो। अगर मैं इसके साथ थोड़ा सा कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर करता हूँ तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई फर्क नहीं है, बस यहाँ पे सिर्फ नेम के अंदर चेंजेस हो जाता है। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनर्स को शेयर होल्डर्स बोला जाता है एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को यहाँ पे डायरेक्टर्स बोला जाता है। इतना एक चीज़ अपने दिमाग के अंदर बिठा दो, राइट। थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ पे मैं आपके साथ बात करता हूँ। जब तक आपके पास आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है तब तक आप किसी के भी कंपनी के या एलएलपी के क्या नहीं बन सकते हो? डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकते हो। आपको याद है हम लोगों ने डिस्कस किया था DPIN के बारे में, या कंपनीज के केस में हम लोगों ने DIN के बारे में बात किया था। व्हाट इज DIN? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जिस तरीके से हर एक पर्सन के पास एक सेपरेट यूनिक पैन नंबर और आधार नंबर होता है, उसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति को किसी भी एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना है या किसी भी कंपनी के अंदर उनको डायरेक्टर बन के अगर काम करना है तो मैंडेटरीली कंपलसरीली उसको क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ेगा। जब तक उसके पास आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है तब तक वो किसी फर्म के अंदर एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर या डायरेक्टर बन के काम नहीं कर सकता। ये चीज़ अपने दिमाग के अंदर बिठा दो। आपको चाहिए तो स्पेसिफिकली यहाँ पे आप लिख सकते हो, सो दैट आपको जब आप रिविजन करोगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी। DPIN इज मस्ट, क्योंकि इसके बिना अपना काम नहीं बनने वाला है। ये चीज़ अपना दिमाग में रखो। आपके एग्जाम में एक केस स्टडी का क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, बनने के पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, लेकिन बन सकता है कि 5 आपस में लोग हैं जो एक एलएलपी को फॉर्म करना चाहते हैं, राइट। क्यों फॉर्म करना चाहते हैं? एजुकेशनल पर्पस के लिए फॉर्म करना चाहते हैं, प्रॉफिट मोटिव के साथ फॉर्म करना चाहते हैं, राइट। 5 लोग जो बिजनेस के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वही 5 लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बन के आपके एलएलपी को संभालेंगे, राइट। लेकिन उनमें से किसी के पास भी डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है, तो क्या एलएलपी के रूल्स के हिसाब से वो पार्टनर्स डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की पोजीशन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? द आंसर इज क्लियर कट नो। जब तक आपके पास DPIN नहीं होगा तब तक आप बेसिकली आगे नहीं बन सकते हो। अब थोड़ा सा मैं आपके साथ हमारे भारत के लॉ के प्रैक्टिकल सिचुएशन के हिसाब से बात करता हूँ। जब भी आप इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म भरते हो, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरते हो, फॉर्मेशन का फॉर्म भरते हो, आप उस समय भी DPIN के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बेसिकली इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म के जाने से पहले DPIN आपके पास होना चाहिए। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपको लगता है कि बेसिकली जब इनकॉर्पोरेशन के लिए हम आगे बढ़ेंगे तभी हम लोग साथ में DPIN के लिए फाइल करेंगे तो इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। आप वैसे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रहा है कि अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, है ना? चलो एक बार फटाफट सिर्फ मेरे को रिवाइज करा दोगे सो दैट वी कैन मूव अहेड। व्हाट इज फर्स्ट कैरेक्टर? बॉडी कॉर्पोरेट। सेकेंड यहाँ पे क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। तीसरा यहाँ पे क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। सो कैन वी सी यहाँ पे पार्टनर को एक अलग हस्ती के नाम से जाना जाता है, एलएलपी को एक अलग हस्ती के नाम से जाना जाता है एंड डेजिग्नेटेड को एक अलग हस्ती के नाम से जाना जाता है। सो व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड सेपरेट लीगल एंटिटी, दिस मीन्स दिस इज सेपरेट फ्रॉम पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, जो कि इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में सारे के सारे काम कर सकती है। बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकती है, प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है, प्रॉपर्टी को बेच भी सकती है, प्रॉपर्टी को अपने नाम पे रजिस्टर भी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है जो एक कंपनी। आपको पता है सरकारी टेंडर्स निकलते हैं, गवर्नमेंट टेंडर्स निकलते हैं, पब्लिक कंपनी के भी बेसिकली आप ऐसे टेंडर्स वगैरह कोटेशन वगैरह देके अपना काम अपने हाथ में ले सकते हो। तो जो कोटेशन होता है ना, वो कोटेशन भी आप अपने कंपनी या एलएलपी के नाम पे दे सकते हो। दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि जो भी वहाँ पे पार्टनर है वो अपने नाम पे कोटेशन दे। अगर आप एक एलएलपी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, तो आप वो कोटेशन भर सकते हो अपने एलएलपी और कंपनी के नाम पे। पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर, डायरेक्टर या शेयर होल्डर का नाम देने की वहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? व्हाट इज नेक्स्ट? म्यूचुअल एजेंसी। अच्छा, म्यूचुअल एजेंसी एक दूसरे के प्रति है क्या? नहीं, म्यूचुअल एजेंसी यहाँ पे किसके प्रति है? एलएलपी के प्रति है। एक दूसरे के प्रति हम लोग लायबल नहीं है।
आपने कांड किया है तो आपका जो भी है आप एलएलपी के साथ निपटा लो, मैंने अगर कांड किया है तो मेरा जो भी है मैं एलएलपी के साथ निपटा लूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एलएलपी एग्रीमेंट किसके साथ बना रहे हैं, पार्टनर्स गेटिंग टुगेदर टू फॉर्म एन एलएलपी एंड मेकिंग एन एग्रीमेंट विद दैट, राइट। ये एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा दो। व्हाट इज नेक्स्ट जो अपन ने डिस्कस किया था, कॉमन सील, इट इज स्टैम्प, ऑफिशियल स्टैम्प। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी। सेकेंड लास्ट क्या है, एलएलपी एग्रीमेंट। जैसे ही एलएलपी एग्रीमेंट सुनते हो आपके दिमाग के अंदर फॉर्म 3 आना चाहिए, 30 डेज का टाइम पीरियड आना चाहिए। व्हाट इज लास्ट, यहाँ पे प्रॉफिट फॉर बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। अगर यहाँ पे आपका चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का कोई मकसद है, एलएलपी के फॉर्म में रजिस्टर करने का कोई पर्पस है, तो आपका वो पर्पस फुलफिल नहीं होगा। करंट लॉ ये बोलता है कि प्रॉफिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है क्या, बढ़ूँ आगे, राइट। ये अपना रेगुलर लेक्चर नहीं है, इसके लिए मैं एक एक चीज़ को ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता हूँ, है ना। एक एक स्टेप अपन आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का रेफरेंस देता है, हम लोग क्या करते हैं, एक बार पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में समझ के लेते हैं कि ये पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है। लगाओ अपना दिमाग। सबसे पहले मैं आपके साथ यहाँ पे बात कर रहा हूँ पार्टनर्स की। पार्टनर्स यानी कौन, कॉन्ट्रीब्यूटर्स। कॉन्ट्रीब्यूटर्स यानी कौन, जो आपके बिजनेस के अंदर क्या डालेगा, पैसा डालेगा, कैपिटल डालेगा। आप मेरे को सिंपल सी बात बताओ, पैसे डालने वाले लोग कौन हो सकते हैं? क्या एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, आपके और मेरे जैसे व्यक्ति हो सकता है? एब्सोल्युटली यस। क्या एक एलएलपी पैसा डाल सकता है क्या? समझना मेरी बात ध्यान से, मेरे को क्या बोलना है, आपके और मेरे जैसा नेचुरल पर्सन पैसा डाल सकता है, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। एंड हम लोगों ने ये भी देखा है कि रिलायंस ग्रुप के अंदर मल्टीपल ग्रुप कंपनी है, टाटा के अंदर मल्टीपल ग्रुप कंपनी से उनका बहुत बड़ा ग्रुप है, तो एक कंपनी दूसरे कंपनी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये हम लोगों ने होल्डिंग एंड सब्सिडियरी के अंदर समझ चुके हैं। लेकिन क्या एक एलएलपी इन्वेस्टमेंट कर सकता है क्या इंडियन एलएलपी के अंदर? ये थोड़ा सोच समझ कर मेरे को इस चीज़ का जवाब देना। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अच्छा, फॉरेन एलएलपी अपने भारत के अंदर पार्टनर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? इट्स ओके, टेक योर टाइम एंड थिंक अपॉन इट एंड टेल मी। इंडियन कंपनी, चलो थोड़ा सा सिंपल वे में आपके साथ बात करता हूँ। ये देखो, ये इंडियन कंपनी है। क्या एक इंडियन कंपनी इस एलएलपी के अंदर पैसा डाल सकती है कि नहीं डाल सकती है? लेट अस टेक द सिंपल नेम इंडियन कंपनी की। अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करता हूँ। एलएलपी आप कोई भी ले लो जो अभी अपने को फॉर्म करना है, पैसा डाल सकती है कि नहीं डाल सकती है? पार्टनर बन सकती है कि नहीं बन सकती है? क्यों बन सकती है? क्योंकि इसको आर्टिफिशियल पर्सन करके जाना जाता है। आर्टिफिशियल पर्सन करके जाना जाता है मतलब इंडिपेंडेंटली ये लोग पैसे डाल सकते हैं। चलो एब्सोल्युटली यस। सेकेंड, अगर मैं आपके साथ यहाँ पे बात करता हूँ, फॉरेन कंपनी यहाँ पे पैसे डाल सकती है कि नहीं डाल सकती है एलएलपी के अंदर? थोड़ा सा सोच के बताना, कैपिटल के फॉर्म में पैसे डाल सकती है कि नहीं। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ अमेजोन। क्या अमेजोन एलएलपी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती है कि नहीं कर सकती? कर सकती है, बट रेस्ट्रिक्शन क्या है? हाँ, डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए तो अपने को और डिस्कस करना है, अपन सिर्फ पार्टनर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कर सकती है, चलो ठीक है, ये भी येस है। अच्छा, क्या इंडियन एलएलपी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकती है क्या दूसरे एलएलपी के अंदर? सोच के बताना। हाँ, आपका सिर्फ येस नो आंसर नहीं, इसके पीछे लीगल बैकिंग होना चाहिए। कर सकती है। मेरे पास एक एलएलपी है, आपको एक एलएलपी ओपन करना है, मैं डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, अपने एलएलपी के जरिए आपके एलएलपी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ एज अ पार्टनर। मतलब क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन दूसरे आर्टिफिशियल पर्सन को मैनेज कर सकता है कि नहीं कर सकता है? सोच के बताना। मैनेज कि इन्वेस्ट? पार्टनर कब बनेगा? जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे। मैनेज कब करेंगे? जब लॉजिक यही है, अगर एक आर्टिफिशियल पर्सन दूसरे आर्टिफिशियल पर्सन को मैनेज नहीं कर सकता है, मतलब ये जितने भी नाम अपन ने ऊपर लिए ना, इनमें से कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता। इन शॉर्ट, आप एक बेंच को ये नहीं बोल सकते हो कि भाई दूसरी बेंच को उठा के यहाँ पे लेके आए, दिस इज रियली नॉट पॉसिबल। वो भी नॉन लिविंग है, वो भी नॉन लिविंग है। अगर आप दोनों नॉन लिविंग को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए बोल रहे हो, मतलब आपका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, ये चीज़ समझ के चलना, ठीक है। अच्छा, क्या यहाँ पे फॉरेन एलएलपी इन्वेस्टमेंट कर सकती है क्या? सोच के बताना। फॉरेन एलएलपी इन्वेस्टमेंट कर सकती है क्या इंडियन एलएलपी के अंदर? यस। अच्छा चलो एक और बात करता हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी इन्वेस्टमेंट कर सकती है क्या एलएलपी के अंदर? सोच के बताना यार। क्योंकि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से सोसाइटी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी करके माना जाता है। सोसाइटी को अगर सेपरेट लीगल एंटिटी करके जाना जाता है, इसका मतलब है सोसाइटी खुद के लेवल पे इंडिपेंडेंटली विदाउट कंसिस्टिंग ऑफ एनी पार्टनर जो चाहे वो कर सकते हैं। व्हाट इज द लीगल बैकिंग ऑफ दिस?
बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन है ना, बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए आपको सारे के सारे ये स्टैंड लेने हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में मल्टीपल सिनेरियोज बन सकता है। यहाँ पे गोकुल राम सोसाइटी की जगह पे कोई ना कोई तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का रेफरेंस दे देंगे, कोई ना कोई तो कॉर्पोरेशन सोल का रेफरेंस दे देंगे, कोई ना कोई तो ऐसा अथॉरिटी का नाम दे देंगे और आपको स्पेसिफिकली एक लाइन देंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एग्जाम्प्ट कर दिया है। तो ये सारे के सारे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे पार्टनर बनने के लिए उन्होंने 2 क्राइटेरिया रखी है। क्राइटेरिया नंबर 1 क्या है? एनी इंडिविजुअल, एंड क्राइटेरिया नंबर 2 है एनी बॉडी कॉर्पोरेट। इंडिविजुअल का तो मतलब अपने को समझ में आता है। अच्छा, इंडिविजुअल भी यहाँ पे थोड़ा सा खोलने जैसा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल? प्रैक्टिकली अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो क्या यहाँ पे हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं क्या एलएलपी के साथ, दूसरे लोगों के साथ मिलके? सो अगर आप एक माइनर हो तो क्या एलएलपी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो क्या? क्यों नहीं कर सकते? व्हाट इज स्टॉपिंग? एलएलपी के अंदर कहीं पे भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि एलएलपी अपने साथ बहुत क्लियर कट भाषा में बात करता है कि एनी इंडिविजुअल, एंड व्हेन दे यूज एनी इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल येड़ा इंसान भी हो सकता है, वो इंडिविजुअल माइनर भी हो सकता है, वो इंडिविजुअल सेम इंसान भी हो सकता है। एब्सोल्युटली ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? ये पार्टनर्स जो है ना, ये रिटर्न में एग्रीमेंट करते हैं, एंड रिटर्न में एग्रीमेंट को वैलिड बनाने के लिए आपको सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरफ देखना पड़ेगा। सो अगर आप एलएलपी एक्ट को इंडिविजुअल पढ़ोगे तो यहाँ पे कोई भी उन्होंने रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ एक ही वर्ड यूज किया है कि एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट 2(1)D के अंदर पढ़ के आया है, एंड इंडिविजुअल को समझने के लिए अपने को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रेफर करना पड़ेगा। याद है कौन सा सेक्शन बात करता है बेसिकली इंडिविजुअल से रिलेटेड? सेक्शन 11 क्या बोलता है? सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या होना चाहिए उस पर्सन के अंदर? खासियत, हाँ, सबसे पहला ही शुड बी मेजर। अच्छा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेजर? 18+, ठीक है। ये कहाँ पे दिया हुआ है? इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अंदर दिया है। ये चीज़ भी अपन पढ़ के आए। व्हाट इज क्राइटेरिया नंबर 2? ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड, राइट। व्हाट इज क्राइटेरिया नंबर 3? ही शुड बी नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ फॉर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे दिखी हुई है कि अगर वो बंदा अनसाउंड माइंड का है, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट है, या एडजुडिकेटेड टू बी इंसॉल्वेंट है, तो ये लोग पार्टनर नहीं बन सकते। सर मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, आप बोलना क्या चाहते हो? कौन पार्टनर बन सकता है? 2 लोग पार्टनर बन सकते हैं। 1 इज इंडिविजुअल, 1 इज बॉडी कॉर्पोरेट। एंड बॉडी कॉर्पोरेट को अगर हम लोग खोलने गए तो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर इंडियन कंपनी भी कवर्ड है, फॉरेन कंपनी भी कवर्ड है, इंडियन एलएलपी भी कवर्ड है, फॉरेन एलएलपी भी कवर्ड है। मतलब ये सारे के सारे लोग क्या बन सकते हैं? पार्टनर बन सकते हैं क्या इंडियन एलएलपी में? एब्सोल्युटली यस। तो जब भी आपके दिमाग में, जब भी आपके एग्जाम में केस स्टडी आता है ना, 2 मिनट के लिए सेक्शन 2(1)D को सामने रखना और उसके हिसाब से एनालिसिस करना वेदर ये बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन के अंदर आता है कि नहीं आता है। और अगर आता है तो डेफिनेटली उसको वेलकम कर सकते हैं टू एक्ट एज अ पार्टनर, अदरवाइज इट्स क्लियर कट नो। आपको क्वेश्चन में ऐसे घुमाया जाएगा कि कॉर्पोरेशन सोल है, आपको क्वेश्चन में ऐसे भी घुमाया जा सकता है कि सोसाइटी है जिसने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आज तक करके रखी है, वो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है एलएलपी में एंड पार्टनर बन के काम करना चाहती है। आंसर इज क्लियर कट नो। समझ में आ रहा है अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्यों डिस्कस कर रहे हैं? सो कौन सा सेक्शन बात करता है पार्टनर्स को लेके? सेक्शन 5, ठीक है। कम से कम आपके बिजनेस के अंदर कितने पार्टनर्स की ज़रूरत है? 2। थोड़ा सा इंडियन पार्टनरशिप की तरफ चलते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कितने पार्टनर्स है? मिनिमम, मैक्सिमम? आर यू श्योर? मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। अच्छा, अगर 50 के अंदर है तो क्या करना पड़ेगा? 50 के ज़्यादा हो गए तो क्या करेंगे? आपके ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल एसोसिएशन करके बोला जाएगा। याद आ रहा है आपको? लेकिन क्या यहाँ पे 50 का कोई स्पेसिफिक लिमिट बताया क्या? 100 पार्टनर्स के साथ मैं एलएलपी बना सकता हूँ क्या? देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन। 100 लोग लाओ, 150 लोग लाओ, 200 लोग लाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ रहा है अपन क्या बात कर रहे हैं? अगर मैं आपके साथ पार्टनरशिप बिजनेस की बात करता हूँ तो पार्टनरशिप के अंदर हम लोगों ने डिसोल्यूशन का एक कॉन्सेप्ट देखा था। एंड डिसोल्यूशन के अंदर हम लोगों ने 2 तरीके के डिसोल्यूशन देखे थे, एक वॉलेंटरी देखा था, एक कंपलसरी देखा था। एंड इनके अंदर वो भी आता है कि जब आपके पार्टनर सिर्फ एक बचता है तो आपको कंपलसरीली अपने बिजनेस को बंद करना पड़ता है। लेकिन एलएलपी का परपेचुअल सक्सेशन होने के कारण अगर 2 पार्टनर्स थे, दोनों में से एक मर भी गया ना, तो भी एलएलपी बोलता है आपका बिजनेस चालू रहेगा। सर कब तक बिजनेस को चालू रख सकते हैं? 6 महीने तक आपके पास क्या दिया है? टाइम पीरियड दिया है। 6 महीने तक आप दूसरे पार्टनर के साथ मिलो, उसको अपना बिजनेस समझाओ। अगर वो हैप्पीली आपके बिजनेस के साथ एज अ पार्टनर करके जुड़ना चाहता है तो बड़े खुशी से जुड़ सकता है। लेकिन 6 महीने अगर क्रॉस हो गए ना
तो भी आपका बिजनेस वैलिड होगा। बस सिर्फ प्रॉब्लम ये आएगी, सिर्फ दिक्कत ये आएगी कि वो जो एक अकेला बंदा बिजनेस चला रहा है ना, वो हर ऐप के लिए पर्सनली लायबल हो जाएगा। सर मेरे को नहीं समझ रहा है, मेरे को नहीं समझ रहा है। आपको याद है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोगों ने कॉर्पोरेट व्हील के बारे में डिस्कस किया था। व्हाट इज कॉर्पोरेट व्हील? इट्स अ प्रोटेक्शन गिवन टू हुम? प्रोटेक्शन गिवन टू शेयर होल्डर्स। हु आर शेयर होल्डर्स? द वन हु इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे एलएलपी के अंदर इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो 2 से नीचे अगर पार्टनर चले जाते हैं ना, तो ये शील्ड आपको यहाँ पे भी प्रोटेक्ट करता है। कब तक प्रोटेक्ट करेगा? 6 महीने तक प्रोटेक्ट करेगा। 6 महीने के बाद भी आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड आप विद इन 6 पीरियड अगर कोई दूसरे पार्टनर को अपॉइंट करोगे तो ये शील्ड आपका इफेक्टिव होगा। अगर 6 महीने के बाद मान के चलो कोई भी नहीं है ना, ऑटोमेटिकली ये शील्ड हट जाएगा। हर एक काम के लिए आप पर्सनली लायबल होंगे। सर मतलब एलएलपी बनाते समय अगर मैंने 1 लाख रुपए का दावा किया था, लाइबिलिटी अपने गले में डाली थी, लेकिन क्योंकि 6 महीने से मैं अकेला बिजनेस चला रहा हूँ, तो क्या इस केस में अगर 10 करोड़ भी बिजनेस का लाइबिलिटी है तो मेरे को पर्सनली उठाना पड़ेगा क्या? एब्सोल्युटली यस। इसका आपके एग्जाम के अंदर क्या बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है। तो इस चीज़ को हाईलाइट करा के रखो। इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स फॉल्स बिलो 2 एंड बिजनेस कंटिन्यूज मोर देन 6 months, सिंगल पार्टनर विल बी पर्सनली लायबल। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सिंगल पार्टनर जो होगा वो पर्सनली यहाँ पे लायबल होगा। सर समझ में आ रहा है क्या डिस्कस कर रहे हो? क्यों डिस्कस कर रहे हो? कौन सा सेक्शन है जो पार्टनर्स की बात करता है? सेक्शन 5। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 5। कितने पार्टनर्स चाहिए? 2, मिनिमम 2, मैक्सिमम नो लिमिट। ठीक है। अच्छा, ये जो पार्टनर्स चाहिए, ये किस लाइन का पार्टनर चाहिए अपने को? सबसे पहला इंडिविजुअल रहेगा, चलेगा क्या? यस। सेकेंड कौन सा क्राइटेरिया है? बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो भी अपने को चलेगा। अच्छा, अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के लिए भी 3 इम्प्लाइड कंडीशन है जिसके बारे में कोई रेफरेंस अपने को नहीं दिया हुआ है। थैंक यू दादा। 3 रेफरेंस है। फर्स्ट रेफरेंस इज बेसिकली ही शुड बी मेजर, सेकंड रेफरेंस इज ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड, थर्ड रेफरेंस इज ही शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सर ये कंडीशंस एलएलपी की है क्या? नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की है। लेकिन जब आप लॉ का पेपर दोगे ना, तो आपको आपका इंस्टीट्यूट ये क्लासीफाई नहीं करेगा बड़ा सिर्फ एलएलपी एक्ट को ध्यान में रखते मेरे को आंसर दे। नहीं, आपको पूरे लॉ को समझ के आंसर देना है। पूरे लॉ को समझना है तो इसको आपको क्लैरिटी रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या अपन क्या बात कर रहे हैं? डू यू वांट टू राइट इट डाउन एनीथिंग, या बढ़ सकते हैं अपन आगे? चलो, एक अभी अपन बेसिकली बात करते हैं यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की। हु आर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स? कैन आई से जो आपके बिजनेस को प्लस जो आपके कंट्रीब्यूशन को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन? इसको कंपनी के भाषा में अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ तो ये कैपिटल की बात करते हैं। यानी आपके बिजनेस को और आपके कंट्रीब्यूशन पे यहाँ पे मैनेज करने की जो जिम्मेदारी दी गई है ना, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर को दी गई है। एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर आप तब बन सकते हो जब आपके पास डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर है। बिना इस नंबर के आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकते हो। एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्राइटेरिया है कि आप कंपलसरीली इंडिविजुअल होना चाहिए। सर ऊपर तो मैं आपकी बात समझ में आया कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर कोई इन्वेस्टमेंट माइनर करेगा तो आप वॉइड एब इनिशियो बोल दोगे, आप मोइरी बीवी के केस लॉ को बीच में लाओगे। लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। डेजिग्नेटेड पार्टनर भी एलएलपी अग्रीमेंट का हिस्सा बनता है। अच्छा, अगर नहीं भी बनता है, आपके लिए बता रहा हूँ थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में, तो उसको डीपीआईएन के लिए गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा। एंड डीपीआईएन को अप्लाई करने के लिए यू शुड बी मेजर। अगर आप मेजर नहीं है तो आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। सो इंडिविजुअल यहाँ पे जो है ना, ये भी कंपलसरीली एक मेजर व्यक्ति होगा, माइनर यहाँ पे भी अपना रोल नहीं प्ले कर सकता है। समझ में आ रहा है? कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए? 2। उसमें से एक जो है ना, वो कंपलसरीली कौन होगा? कंपलसरीली भारत का रहवासी होगा, कंपलसरीली भारत का रेसिडेंट होगा। क्यों? क्योंकि आज के स्टार्टअप के ज़माने में जहाँ पे फॉरेनर्स अपने भारत के अंदर भरपूर पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये लोग हमेशा एक एक्सक्यूज़ मांग सकते हैं कि सर सॉरी, मेरे को लॉ कंप्लाई करने में गलती हो गई, मेरे को ये लॉ था उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, प्लीज़ ब्लेस मी या प्लीज़ फॉरगिव मी। क्योंकि मैं फॉरेनर हूँ, मेरे को फॉरेन के लॉ की बहुत अच्छी जानकारी है, मैंने अभी अभी इंडिया के अंदर बिजनेस करने आया हूँ, मेरे को इंडिया के लॉस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसके लिए प्लीज़ फॉरगिव मी, मेरे को लॉ के बारे में पता नहीं है। सरकार को मालूम है कि ये चीज़ हर एक पर्सन करता है। चोर चोरी करने के बाद यही बोलता है कि मैंने चोरी नहीं की, गलती से मेरे हाथ में चीज़ आ गई। इसके लिए यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं कि रेसिडेंट होना ज़रूरी है। अगर रेसिडेंट रहेगा तो वो बोल नहीं सकता है कि मेरे को यहाँ पे कानून मालूम है। आपको पता होना चाहिए, आप भारत में धंधा कर रहे हो, भारत में बिजनेस कर रहे हो, भारत में रह रहे हो, आपके भारत के कानून के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसके लिए रेसिडेंट होना चाहिए।
एक और क्राइटेरिया जो इन्होंने बताया ना वो 120 दिन का बताया है। थोड़ा सा जब आप इनकम टैक्स को रेफर करते हो तो इनकम टैक्स का रेसिडेंट का डेफिनेशन अलग है। इनकम टैक्स के अंदर अगर आपको रेसिडेंट बनना है तो 180, 181, 182 डेज का क्राइटेरिया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एलएलपी एक्ट की बात करता हूँ ना, यहाँ पे रेसिडेंस का जो क्राइटेरिया है ना ये 120 डेज है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने दिमाग के अंदर बिठा दें, ठीक है। अगेन इंडिविजुअल होने के पीछे का बेसिक लॉजिक यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने इसके बारे में भी पूरा डिस्कस किया। इंडिविजुअल होने के पीछे का बेसिक रीज़न ये है कि एक आर्टिफिशियल पर्सन दूसरे आर्टिफिशियल पर्सन को किसी भी तरीके से मैनेज नहीं कर सकता है। मैनेज करने के लिए अपने को एक इंडिविजुअल पर्सन ही चाहिए, ठीक है। लास्ट ये क्या बता रहे हैं कि अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जो पार्टनर है तो उसका जो भी नॉमिनी होगा ना वो यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर बन के काम कर सकता है। समझ में आ रहा है अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? किसके बारे में डिस्कस किया? डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्या करते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर? बिजनेस को मैनेज करते हैं। पार्टनर्स क्या करते हैं? बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं, कैपिटल देते हैं, राइट। विच सेक्शन इज टॉकिंग अबाउट डीपी और डेजिग्नेटेड पार्टनर? सेक्शन 7। कितने होने चाहिए मिनिमम? 2। मैक्सिमम कुछ नहीं बताया यहाँ पे अभी तक। अच्छा, इन दोनों में से एक कौन होना चाहिए? भारत का रहवासी। कंपलसरी है क्या? एब्सोल्युटली है। सर सुनो ना, फॉरेन एलएलपी है, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, ओनली डूइंग बिजनेस इन इंडिया। रेसिडेंट डायरेक्टर होने की जरूरत है क्या? रेसिडेंट डेजिग्नेटेड पार्टनर होने की ज़रूरत है? आपको एलएलपी लॉ एप्लीकेबल होता है तो एलएलपी लॉ एप्लीकेबल होगा तो आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करना पड़ेगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करना पड़ेगा तो उसमें से एक रहवासी होना ज़रूरी बताया ना, तो वापस बार बार घुमा फिरा के चीज़ पूछने की कुछ ज़रूरत है क्या? नहीं। ऐसे आप इंस्टीट्यूट को अग्रेसिवली मत बोलना, प्यार से बताना उसको, ठीक है। अच्छा, अगर जो बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर है उसके नॉमिनी भी यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। डन। एनी डाउट, एनी क्वेरी टिल पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स? 2 मिनट लो, अगर आपको शॉर्टकट में चाहिए तो ये लिख के रखो, ये चीज़ें आपको बहुत काम में आएगी। इट विल बी टू ईजी फॉर यू, ठीक है। आपके डिटेल्ड वाले नोट्स के अंदर जो भी चीज़ें बताई हुई है ना उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा गहराई में लिखा है, यहाँ पे फटाफट फटाफट लिख के आप ख़त्म कर सकते हो इसको। लिखो फटाफट तो अपन आगे चलते हैं, जब तक मेरी ये ठंडी नहीं हो जाए। मैं ऐसे नोट्स बनाता था, आई यूज्ड टू ऐसे नोट्स बना के क्लासेस के लिए पुणे जाता था ना, सो आने के लिए 1-1.25 घंटा बस में लगता था। ये रिवीजन करता था यार फाइनल्स के टाइम, ऐसे निकाला था। अच्छी बात। नोट्स नहीं, बुक नहीं, ऐसे करता है। मेरी मेहनत है, आप अपनी मेहनत करो। हाँ, फोटो लो। क्या काम करोगे? आप जब उसको खुद से बनाओगे तो आपको समझेगा ना क्या लिखा है उसमें। क्या लगता है अपने पास अभी है 15-20 मिनट, डिस्कस करेंगे क्या इनकॉर्पोरेशन का? व्हाट डू यू थिंक, शुड वी डिस्कस अबाउट इनकॉर्पोरेशन? कैपेसिटी है? कैपेसिटी रहेगा तो इनकॉर्पोरेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। करूँ? चलो, है ना, चलो थोड़ा सा इनकॉर्पोरेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बंद करूँ? सब बंद करके बैठ गए यार, आवाज़ बहुत करता है यार। चलो, लेट अस गो टू इनकॉर्पोरेशन। अच्छा मेरे को बताओ, ये थ्योरेटिकली पढ़ोगे या पहले प्रैक्टिकल जैसे अपन ने डिस्कस किया वो सब डिस्कस कर ले, फिर इधर सिर्फ मार्क कहीं करो? क्या लगता है क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकली डिस्कस कर लेंगे ताकि बुकिश नॉलेज के अलावा आपको सारा प्रैक्टिकल भी नॉलेज रहेगा, ठीक है। चलो, हो सकता है तो साथ साथ में लिखते जाओ, इट विल बी टू मच बेनिफिशियल फॉर यू।
इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। इसका खींचातानी चालू हो गया। लॉजिकली सोचते एक एक चीज। हाँ चलो, क्या लगता है व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? अपन ने डिस्कस किया इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है। पहले तो मेरे को ये बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन? इट इज रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का दूसरा नाम क्या है? फॉर्मेशन। यानी अगर आपको हमारे भारत के अंदर लीगल तरीके से एक LLP फॉर्म करना है तो कहने से आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट प्रोसेस? सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? नेम रिजर्वेशन। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको ना प्रैक्टिकल लेवल पे लेके जाता हूँ। हमारे भारत में आज के तारीख में ये जो इनकॉर्पोरेशन होता है ये ऑफलाइन तरीके से होता है कि ऑनलाइन तरीके से होता है? ऑनलाइन तरीके से होता है। ये चीज़ तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि ये सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। तो बहुत सारे फॉर्म्स के ऊपर जो आप साइन करोगे वो ऑफलाइन सिग्नेचर करोगे कि ऑनलाइन सिग्नेचर करोगे? ऑनलाइन सिग्नेचर करेंगे। तो ऑनलाइन सिग्नेचर करने के लिए अपने को सबसे पहला तो ऑनलाइन सिग्नेचर को हासिल करना पड़ेगा। ऑनलाइन सिग्नेचर को क्या बोलते हैं? डिजिटल सिग्नेचर, राइट। सो व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? अपने को डिजिटल सिग्नेचर को प्रोक्योर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अपने पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं रहेगा हम लोग कोई भी फॉर्म ऑनलाइन तरीके से साइन नहीं कर पाएंगे। एंड जब तक कोई भी फॉर्म ऑनलाइन तरीके से साइन नहीं हो रहा है तब तक वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। जब तक फॉर्म सबमिट नहीं होगा तब तक वहाँ से अपने को अप्रूवल आने का चांसेस ही नहीं है। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप जो अपने को यहाँ पे फॉलो करना चाहिए? स्टेप नंबर 1 बेसिकली यहाँ पे है कि गेट डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को प्यार से क्या बोलते हैं अपन? DSC, ठीक है। व्हाट शुड बी स्टेप नंबर 2? क्या होना चाहिए स्टेप नंबर 2? नेम अप्रूवल। हाँ, क्या करेंगे? नेम एप्लीकेशन। अच्छा, जब हम लोग नेम एप्लीकेशन करेंगे तो कौन सा फॉर्म यहाँ पे भरा जाता है? MCA के वेबसाइट पे जाते हैं हम लोग, राइट। MCA के वेबसाइट पे जाके कौन सा फॉर्म भरते हैं? फिलिप नहीं, फिलिप इज फॉर इनकॉर्पोरेशन। हम लोग यहाँ पे सिर्फ नेम की बात कर रहे हैं। कहने से सबसे पहला बेसिकली यहाँ पे जो फॉर्म भरोगे वो आप रन भरोगे। रन का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्वेशन ऑफ यूनिक नेम, ठीक है। अच्छा, ये रन का जो आप फॉर्म भरोगे ये किसके पास भरोगे? अगर आपको याद रहेगा तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, CRC करके बेसिकली हमारे पास एक अथॉरिटी है। ये अथॉरिटी क्या करती है? ROC जो है वो स्टेट लेवल पे होती है। CRC बेसिकली क्या करती है? पूरे भारत के अंदर अगर आपका LLP जिस नाम आपने चूज किया है वो नाम का अगर कोई भी LLP रजिस्टर्ड है तो आपको वो नाम रिजर्व नहीं किया जाएगा। अगर वो नाम कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं है तो वो नाम आपके ये लोग अवेलेबल करके देते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन बेसिकली किसके पास जाता है? CRC के पास जाता है। और किसके जरिए जाता है? कौन सा प्लेटफॉर्म है? तो ये जो प्लेटफॉर्म के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था ये वही प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में आप अभी रेफरेंस दे रहे थे, राइट। हम लोग MCA के वेबसाइट पे जाएंगे, MCA के वेबसाइट पे जाके रन का एक फॉर्म फाइल करेंगे और वो फॉर्म के अंदर हम लोग कितने नाम प्रपोज कर सकते हैं? एक साथ 2 नाम प्रपोज कर सकते हैं। हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस किया है। 2 नेम्स कैन बी सबमिटेड और उसमें से फिर जो भी नाम आपके अप्रूव होगा उसके साथ आप क्या कर सकते हो? इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस आके लेके जा सकते हो। अच्छा, फर्स्ट स्टेप गेट DSC, सेकेंड स्टेप नेम एप्लीकेशन। और नेम एप्लीकेशन आप किसको करोगे? CRC को करोगे। CRC किसका हिस्सा है? MCA का हिस्सा है। और बेसिकली कितने नाम आप एक साथ सबमिट कर सकते हो? 2 नाम सबमिट करेंगे। व्हाट विल बी स्टेप नंबर 3? स्टेप नंबर 3 आपके पास या तो इस नेम का अप्रूवल आएगा या तो इस नेम का आपके पास रिजेक्शन आएगा, ठीक है। और अगर आपके पास नेम का अप्रूवल आता है तो ये नेम आपके लिए कितने टाइम पीरियड के लिए रिजर्व किया जाता है? ये नेम आपके लिए 3 मंथ्स के लिए रिजर्व किया जाता है। यानी बाकी सारा प्रोसीजर आपको 3 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। अगर आपको यहाँ पे रिजेक्शन आता है या कुछ क्वेरी आता है तो आप क्या करोगे? दोबारा से इस फॉर्म को रीसबमिट करोगे। उनके द्वारा बताए गए जो भी करेक्शंस है, उनके जो भी डाउट्स है उनको सुलझा के आप उनको दोबारा से ये फॉर्म फाइल करवाओगे, राइट। इतना एक चीज़ अपने दिमाग के अंदर बिठा चलो। व्हाट शुड बी नेक्स्ट स्टेप? स्टेप नंबर 4 क्या होना चाहिए यहाँ पे? नेम अप्रूवल हो गया। अभी इनकॉर्पोरेशन के लिए फॉर्म भरेंगे। इनकॉर्पोरेशन का कौन सा फॉर्म है?
incorporation form. What is the name of form? Philip, FILLIP, बराबर। अच्छा, ये फुल फॉर्म मैंने क्या है इसका बताया आपको। फिलिप का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट क्लास। F फॉर फॉर्म, I फॉर इनकॉर्पोरेशन एंड LLIP स्टैंड्स फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है। अच्छा, ये फॉर्म के तहत हम लोग उनको क्या क्या डिटेल सबमिट करेंगे? ये फॉर्म के तहत हम लोग उनको क्या क्या डिटेल सबमिट करेंगे? सोचो, हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले तो बेसिकली हम उनको क्या बताएंगे? हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स बताएंगे, बराबर, क्योंकि नाम तो ऑलरेडी अपना अप्रूव हो चुका है और वो नाम ऑलरेडी हम लोग उनके कस्टडी में है। दूसरा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बाद एड्रेस की सारी डिटेल बताएंगे क्या उनको, कि कहाँ हमारा एड्रेस होगा, कहाँ हमारा बेसिकली ऑफिस सिचुएटेड होगा, और जहाँ पे भी हमारा ऑफिस सिचुएटेड होगा उसका हमको सारा का सारा एड्रेस प्रूफ बताना पड़ेगा। मैंने डिस्कस किया था कि क्लासेस के इधर अगर मान के चलो कोई व्यक्ति आता है और कुछ गलत काम करता है, क्योंकि हम लोगों ने उनको NOC दिया है, तो वो चाहे तो गवर्नमेंट हमारे ऊपर आके पंगा कर सकती है क्या? एब्सोल्युटली यस। अच्छा, एड्रेस के साथ साथ कहने से हम लोग पार्टनर्स की भी डिटेल बताएंगे इसके अंदर। पार्टनर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं? सबसे पहले पार्टनर्स का कोई ना कोई तो ID प्रूफ होगा। दूसरा, पार्टनर्स का कोई ना कोई तो रेसिडेंशियल प्रूफ होगा कि कहाँ रह रहा है। और अगर ID प्रूफ की मैं आपके साथ बात करता हूँ, इंडिविजुअल है तो पैन कार्ड दे सकता है, और अगर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो कंपनी का भी पैन कार्ड बनता है ना। तो वहाँ पे हम लोग ये सारे के सारे पार्टनर्स के डिटेल सबमिट करेंगे। पार्टनर्स के साथ साथ बेसिकली हमको और क्या देना पड़ेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की जानकारी देनी पड़ेगी। अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास डिन अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, तो हम लोग उनको DPIN नंबर बताएंगे कि ये बंदे को हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं। लेकिन अगर उस बंदे के पास DPIN नंबर नहीं है तो इसी के साथ साथ उसका DPIN का भी एप्लीकेशन फाइल हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। और क्या क्या चीज़ देंगे हम लोग? कितना कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में हमारे अंदर पैसा आ रहा है, राइट? और क्या क्या जानकारी देंगे इसके अंदर? व्हाट एल्स वी कैन गिव? पार्टनर के डिटेल के बारे में बता दिया, डेजिग्नेटेड पार्टनर के डिटेल के बारे में बता दिया, कंपनी LLP के डिटेल के बारे में बता दिया, और ऑब्जेक्टिव कहने से क्या पर्पस है आपका, उसके बारे में भी आपको पूरा का पूरा जानकारी देना पड़ेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, पर्पस, ऑब्जेक्ट, जो भी आपको बोलना है आप इसको बोल सकते हो, वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्या करना पड़ता है? उस एप्लीकेशन के अंदर भरना पड़ता है। मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस किया था कि ये जो आप फॉर्म भरोगे, ये फॉर्म का सिग्नेचर कैसे होगा? दिस फॉर्म विल बी डिजिटली साइन। आपको अब पता चला हम लोगों ने क्यों वहाँ पे फर्स्ट स्टेप में डिजिटल सिग्नेचर को ऑब्टेन किया था। डिजिटली इस फॉर्म को साइन किया जाएगा, प्लस डिजिटली साइन करने के साथ जो भी वहाँ पे CA होगा या फिर CS होगा या CMA होगा, वो क्या करेगा? इस फॉर्म को सर्टिफाई करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्टिफाई? सर्टिफाई करने का मतलब होता है वो पूरी तरीके से फॉर्म को चेक करेगा और इंश्योर करेगा कि जो भी डिटेल्स आपने भरा है वो LLP एक्ट के हिसाब से भरा है। क्योंकि कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो ये जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है, CA, CS एंड CMA, उनको पकड़ा जाता है और उनको बोला जाता है कि सर उनको नॉलेज नहीं है, वो बिजनेस ओनर है, लेकिन आप तो प्रोफेशनल है, आप प्रोफेशनल होने के नाते आपको पूरा जानकारी है, तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। ये फिलिप का फॉर्म अपने को कितने टाइम पीरियड के अंदर भरना है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 3 महीना, क्योंकि 3 महीने के लिए नाम रिजर्व रखा है अपने पास, राइट? अच्छा, इनकॉर्पोरेशन का जब हम लोग फॉर्म भरेंगे, फिलिप का फॉर्म भरेंगे, उसके बाद ये फॉर्म किसके पास जाएगा? ROC के पास जाएगा। अब ROC के पास यहाँ पे 2 ऑप्शन बेसिक लेवल पे अवेलेबल होते हैं, राइट? पहला ऑप्शन हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि अगर आपका इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म अप्रूव हो जाता है तो आपको क्या देता है ROC हाथ में? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपके हाथ में दिया जाता है, राइट? जिसको आप प्यार से COI भी बोलते हैं। एंड अगर आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हुआ या तो फिर रीसबमिशन के लिए आया तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको रीसबमिट करना पड़ेगा। जो भी इनकी क्वेरीज है उनको क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। यस सर, ठीक है। एक और चीज़ हम लोगों ने देखा था कि एक बार आपके हाथ में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? कंक्लूसिव एविडेंस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एविडेंस? एविडेंस का मतलब होता है सबूत, कंक्लूसिव का मतलब होता है एक बार ROC ने दे दिया, यहाँ से आपका सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस आपके हाथ में है।
आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आपको जाना जाएगा। आज से आप जो चाहे वो कर सकते हो एज अ सेपरेट पर्सन इंडिपेंडेंटली विदाउट आस्किंग एनी हेल्प फ्रॉम पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड। समझ में आ रहा है क्या? चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सर इनकॉर्पोरेशन हो गई, अब क्या करना है? हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपकी एलएलपी फॉर्म होने के बाद आपको एक और काम करना है, अपना एलएलपी एग्रीमेंट सबमिट करना है। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एलएलपी के अंदर सबसे मेजर बड़ा डिफरेंस यही है कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको अपना एमओए और एओए इनकॉर्पोरेशन फॉर्म के अंदर ही डाल के सबमिट करना होता है, लेकिन एलएलपी के लिए आप पहले एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो और आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट होने के बाद आप नेक्स्ट 30 डेज के अंदर क्या कर सकते हो? एलएलपी एग्रीमेंट सबमिट कर सकते हो। देयर इज नो नीड कि आप एलएलपी एग्रीमेंट को उसके अंदर ही डालो, क्योंकि एलएलपी एग्रीमेंट जो होती है वो किसके बीच में होती है? पार्टनर्स और एलएलपी के बीच में। तो जब एलएलपी का एग्जिस्टेंस होगा तभी आप उसके साथ एग्रीमेंट करोगे, एलएलपी का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा तो आप उसके साथ कैसे एग्रीमेंट कर सकते हो, राइट? दिस इज द लॉजिकल रीजनिंग बिहाइंड दिस। सो स्टेप नंबर 4 इज डन। यहाँ पे फिर आपके पास आता है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 के अंदर आप क्या करोगे? एलएलपी अग्रीमेंट बनाओगे और जो भी आपके एलएलपी एग्रीमेंट बनेगी उसको फिर आप इज्जत से फॉर्म 3 के अंदर 30 डेज के अंदर आप फाइल करोगे आरओसी के पास। ठीक है, इतना एक चीज़ अपने दिमाग में आप डाल के चलो। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको प्लस पॉइंट बताता हूँ कि ये जब आप इनकॉर्पोरेशन वगैरह का फॉर्म भरते हो ना, इसी के साथ आपको पैन नंबर, टैन नंबर, जितने भी चीज़ें हैं, जीएसटी नंबर, ये अगर आप चाहो तो आप इसके साथ ही अप्लाई कर सकते हो। पहले क्या होता था ना, अलग अलग धक्के आपको खाने पड़ते थे। आप पहले एलएलपी इनकॉर्पोरेट करो, फिर अलग से जीएसटी फाइल करो। अभी सरकार क्या बोलती है, आपको चाहिए तो आप एक ही एप्लीकेशन के अंदर हमारे से सारी की सारी रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो। जीएसटी को थोड़ा सा ऑप्शनल रखा है, आपको लेना है तो ले सकते हो, नहीं चाहिए तो फिर आप उसको क्या कर सकते हो, लेटर स्टेज पे ले सकते हो, क्योंकि जीएसटी के लिए ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होता है कि कौन से स्टेट में हो, आप कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, कितना रेट है, ये सारे के सारे बहुत सारी डिटेल डालना पड़ती है। इसके लिए लोग क्या प्रेफर करते हैं कि आप कंपनी रजिस्ट्रेशन को अलग रखो और जीएसटी रजिस्ट्रेशन हम लोग बाद में सेपरेटली ले लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। डन? समझ में आ रहा है कि अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? चलो, व्हाट इज स्टेप नंबर 1? प्रोक्योरमेंट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। व्हाट इज स्टेप नंबर 1? प्रोक्योरमेंट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है हासिल करना, लेना। व्हाट इज स्टेप नंबर 2? नेम एप्लीकेशन। कौन से फॉर्म के अंदर नेम एप्लीकेशन फाइल करेंगे? रन एलएलपी। रन का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व यूनिक नेम। ठीक है, एलएलपी का तो मतलब आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। ये एप्लीकेशन आप किसको करोगे? सीआरसी। सीआरसी के आप एप्लीकेशन किसके जरिए करोगे? एमसीए के जरिए करेंगे। कैसे करेंगे? ऑनलाइन करेंगे। कौन से वेबसाइट पे करेंगे उसका रेफरेंस भी मैंने दे दिया है। आरओसी के पास 2 ऑप्शन है, सीआरसी के पास 2 ऑप्शन है, या तो आपका नाम अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा। अगर अप्रूव हुआ तो 3 महीने के लिए आपके लिए नाम रिजर्व होगा। अगर रिजेक्ट हुआ या रिसबमिशन के लिए आया, मतलब आरओसी आपसे कुछ ना कुछ तो क्वेरी मांग रहा है, वो आप उसको सेटिस्फैक्टरी आंसर देने के बाद फिर वो आपके एप्लीकेशन को दोबारा से कंसीडर करके अप्रूव करेगा। ठीक है, व्हाट इज स्टेप नंबर 4? यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म भरेंगे। क्या है फॉर्म का नाम? फिलिप। फिलिप फॉर्म जब हम भरेंगे तो उसके अंदर हम लोग एलएलपी का भी डिटेल देंगे, पार्टनर का भी डिटेल देंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर का भी डिटेल देंगे, एंड जो भी चीज़ बेसिकली हमको रजिस्ट्रेशन लेना है उसका भी सारा जानकारी हम लोग उनको देंगे। इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म जाता है आरओसी के पास। आरओसी का फुल फॉर्म यहाँ पे है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आरओसी बेसिकली अप्रूव होने पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है, ये आपका कंक्लूसिव एविडेंस बन जाता है कि हाँ, आपकी कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसको एक अलग हस्ती करके जाना जा रहा है, माना जा रहा है, रिकग्नाइज किया जा रहा है। समझ में आ रहा है अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? एक और चीज़ मेरे को आपको यहाँ पे दिखाना है, सिर्फ वो अगर आप ये 14 डेज़ का टाइम पीरियड भी इन्होंने लॉ के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ 14 डेज़ है, लेकिन ये 14 डेज़ प्रैक्टिकली अगर स्ट्रिक्ट वे में आपके साथ बात करता हूँ ना, 14 डेज ऑफ सेटिस्फैक्ट्री रिसीट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स बाय आरओसी। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि सर अधूरे इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आरओसी को, आरओसी करेगा झक मार के 14 दिन के अंदर। नहीं, ये 14 दिन जो है ना, जिस दिन पे आरओसी को सारे डॉक्यूमेंट सेटिस्फैक्ट्री हाथ में मिलते हैं, उसके बाद आपके 14 दिन यहाँ पे काउंट होते हैं। उसके बाद आरओसी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नेक्स्ट 14 डेज के अंदर देना पड़ेगा। ये चीज़ मैं डिटेलिंग में इसके लिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आपको इंटर में भी काम में आ सकता है, और जहाँ पे भी आप इंटर्नशिप करोगे ना, इंटर्नशिप करते समय आपके जो ये होते हैं सीए होते हैं, प्रिंसिपल सीए होते हैं, ये सारा काम आपसे करवाएंगे, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज इस चीज़ का होना चाहिए।
ठीक है। अच्छा, बुकिश नॉलेज अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ तो बहुत सिंपल है, ये लोग कुछ भी नाम नहीं लेते हैं, ये लोग सिर्फ अपने को बोलते हैं कि यू शुड फाइल इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। अरे व्हाट इज इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट? इट इज़ वन फॉर्म, विच इज़ दैट फॉर्म? फिलिप, ये अपन पीछे पढ़ के है, जिसके अंदर आप नेम बताओगे, बिजनेस के बारे में बताओगे, एड्रेस के बारे में बताओगे, अपना पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के डिटेल के बारे में बताओगे, और आप CA, CS एंड CMA से आप क्या करवाओगे, इससे सर्टिफाई करवाओगे। दिस इज़ व्हाट द मॉड्यूल टॉक्स अबाउट, दिस इज़ व्हाट द थियोरिटिकल नॉलेज टॉक्स अबाउट। लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने सारा डिटेलिंग वर्जन देख लिया कि क्या करना है, कैसे करना है। यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर की उन्होंने कोई भी बात नहीं की हुई है। समझ में आ रहा है मैं आपके साथ क्या बात कर रहा हूँ? यस, एनी डाउट, एनी क्वेरी? ये बेसिकली यहाँ पे चार्ट है, अपन ने ये सारा का सारा डिस्कस किया है, इसको ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहो तो 2 मिनट इसको रेफर कर सकते हो। दिस विल गिव द कंप्लीट पिक्चर कि हाउ रजिस्ट्रेशन गोस। फर्स्ट इट इज़ नेम, सेकेंड इट इज़ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, थर्ड इट इज़ रजिस्ट्रेशन, फिर आप जो भी है LLP एग्रीमेंट वगैरह करके चीज़ों को आगे लेके जा सकते हो। डिस्कस किया है आपके साथ, लेकिन 2 मिनट पढ़ लोगे तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ आपको। कहीं पे ये स्टेटमेंट अगर रिकॉर्ड कर सकते हो तो करो, कंक्लूसिव एविडेंस वाला। आपको इसका क्वेश्चन आ सकता है इंस्टीट्यूट के तरफ से कि द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशूड बाय ROC इज कंक्लूसिव एविडेंस। प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ कमेंट, मतलब वो लोग आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो भी चीज़ है वो सही है कि गलत है, जस्टिफाई करो। अच्छा, एक और चीज़ जो है, जब आप रन का नेम एप्लीकेशन करोगे तो रन के नेम एप्लीकेशन से रिलेटेड हम लोगों को बेसिक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो नाम के पीछे क्या जोड़ोगे? प्राइवेट लिमिटेड। अगर पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड। अगर आपकी कंपनी 1 पर्सन कंपनी है तो नाम के पीछे 1 पर्सन कंपनी या OPC। उसी तरीके से अगर आप एक LLP फॉर्म कर रहे हो तो कंपल्सरीली आपको अपने प्रपोज नाम के पीछे LLP या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का रेफरेंस देना चाहिए। एंड जो भी नाम आपने चूज़ किया है ना, वो किसी भी एग्जिस्टिंग नाम, एग्जिस्टिंग कंपनी, एग्जिस्टिंग LLP, एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क, एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम, किसी का भी कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो चीज़ किसी का भी कॉपी पेस्ट है तो CRC के पास पूरा अथॉरिटी है उस चीज़ को रिजेक्ट कर देने का। एग्जाम्पल, आज के तारीख में अगर मैं टाटा के नाम से कोई भी एप्लीकेशन करता हूँ, CRC बिंदास विदाउट गिविंग एनी सेकंड थॉट उसको रिजेक्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग नेम है, चाहे वो ब्रांड नेम हो, चाहे वो ट्रेडमार्क हो, चाहे वो कंपनी का नाम हो, चाहे वो LLP का नाम हो। आज के तारीख में नाम है, मतलब वो नाम आपके लिए नहीं रिजर्व किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ एक अपने दिमाग के अंदर बिठा के चलो। क्लियर है? हाँ, अभी ये तो हो गया। कल के दिन पे अपन थोड़ा सा चेंज ऑफ नेम के बारे में डिस्कस करेंगे। चेंज ऑफ नेम के बारे में डिस्कस करके हम लोग कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और थोड़े बेसिक क्वेश्चन से उसके बारे में डिस्कस करके LLP को क्लोज करेंगे। ठीक है, चलो, एनी क्वेरी, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? धन्यवाद।